प्रक्रम के अंतर्गत आज हम लोग श्वसन के विषय में चर्चा करेंगे। श्वसन पोषण जब हम लोग करते हैं तो खाद्य सामग्री से प्राप्त पोषक तत्व हमारे शरीर के कोशिकाओं में आ जाते हैं। अब शरीर के कोशिकाओं में जब भोजन से प्राप्त पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो अब शरीर में जो भोजन से प्राप्त पोषक तत्व है उसका कोशिका में ऊर्जा उससे प्राप्त किया जाता है। तो भोजन पचे हुए भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं और ये कार्य होता है हमारे शरीर के कोशिकाओं में। तो श्वसन में होता क्या है, तो भोजन के जटिल रूप को सरलतम रूप में बदलना ही भोजन का पाचन कहलाता है। अब भोजन का जो पचा हुआ रूप होता है उसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, जिसमें 6 कार्बन होते हैं और उसका सूत्र होता है C6H12O6 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब ये कोशिका द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य में ये क्या होता है, पैरुवेट में बदलता है। पैरुवेट 3 कार्बन वाले एक अणु होते हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं कार्बन के। अब ये पैरुवेट और साथ में कुछ ऊर्जा बनता है। अब ये जो पैरुवेट बना, अब ये 3 तरह के परिस्थिति होंगे। एक परिस्थिति होगा जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, नहीं के बराबर होगा, तब क्या होगा, पैरुवेट बदल जाएगा इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा जैसे कि ईस्ट जो किण्वन होता है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, वो कब हुआ, पैरुवेट जब बना तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बना जो कि ईस्ट के द्वारा किण्वन प्रक्रिया के दौरान होता है। तीसरा है कि पैरुवेट जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, ये देखा जाता है जब हम लोग शारीरिक श्रम करते हैं तो शरीर के किसी खास अंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारा सांस काफी तेज हो जाता है, फिर भी हम उतना ऑक्सीजन वायु के माध्यम से नहीं दे पाते हैं शरीर के कोशिकाओं को। तो उस समय जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन का अभाव होता है तब हमारे शरीर के कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक एसिड जिसको कहते हैं, और साथ में कुछ ऊर्जा भी बनता है। ये हमारे पेशी कोशिकाओं में होता है। अब तीसरा कंडीशन है कि जब ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तो ये सबसे आइडियल स्थिति होता है, सबसे अच्छा स्थिति होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा बनता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये देखें तीनों जो होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। एक ईस्ट की उपस्थिति में जो किण्वन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण होता है, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा ईस्ट के किण्वन की वजह से होता है। फिर ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशीय कोशिका में यानी कि हमारे मसल सेल में ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, ऊर्जा बनता है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सबसे आइडियल कंडीशन होता है ये हमारे शरीर के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, वहां कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है। अब श्वसन की बात करें तो हम लोग एक जगह देखें कि ऑक्सीजन के अभाव में, फिर देखें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और एक देखें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इस तरह से श्वसन का हम लोग देखें कि वायु की उपस्थिति में भी होता है और वायु की अनुपस्थिति में भी होता है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों श्वसन ही कहलाता है। श्वसन 2 प्रकार के हो गए इस तरह से। एक हो गया वायवीय श्वसन जिसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन यानी कि एनएरोबिक रिस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी वायु। अवायवीय श्वसन मतलब हुआ एनएरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, मतलब ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा के रूप में जो हमारे शरीर के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर वायवीय श्वसन में यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कोशिका द्रव्य जो कोशिका द्रव्य के में होके 3 कार्बन बनाता है, उसके बाद फिर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, लगभग 36 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे कि मानव में ये होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में पहला पॉइंट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, फिर दूसरा पॉइंट है ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, नहीं ग्लूकोज सही ढंग से नहीं ऑक्सीकरण हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, इथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। यानी कि हम लोग जो भी पढ़े ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में जो पायरुवेट और ऊर्जा हुआ तो वो 3 कंडीशन हुआ। पहला कंडीशन होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और
जो ईस्ट में किण्वन हुआ, दूसरा देखे हम लोग कि लैक्टिक अम्ल बनता है, ऊर्जा बनता है हमारे पेशीय कोशिका में। तो ये दोनों हो गया आपका अवायवीय श्वसन के अंतर्गत, और वायवीय श्वसन के अंतर्गत हुआ जो हमारे शरीर के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा मुक्त होता है। यह केवल कोशिका द्रव में ही हो जाता है। और ये हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन। ये कम ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि लगभग 2 एटीपी ऊर्जा बनाता है, ये ईस्ट में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पचा हुआ भोजन जो ग्लूकोज है वो पहले कोशिका द्रव में पायरुवेट बनता है, ऊर्जा बना, उसके बाद 3 कंडीशंस हो गए। पहला कंडीशन हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बना, जिसे किण्वन कहते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में जब बनता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, जो हमारे पेशीय कोशिका में होता है। और सबसे आइडियल फॉर्म जिसको वायवीय श्वसन के अंतर्गत रखते हैं वो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रकार से अगर मानव श्वसन तंत्र की बात करें, तंत्र मतलब होता है अंगों का समूह जो किसी खास कार्य को संपादित करता है, उस मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन तंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन का अर्थ होता है रिस्पिरेटरी और तंत्र मतलब होता है सिस्टम। तो सबसे पहले होता है नासाद्वार। नासाद्वार अर्थात हुआ कि हमारे नाक का जो छेद होता है उसे नासाद्वार कहते हैं। उससे होके जब जाता है नाक के अंदर तो कंठ से पहले ग्रसनी होता है, ग्रसनी के बाद कंठ होता है, कंठ के बाद श्वसन नली होके श्वसनी होके श्वास नसिका में जाता है, फिर फुफ्फुस में जाता है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में जाने के बाद फिर वहां पर कुपिका कोष होता है, रुधिर वाहिकाएं आती है। रुधिर वाहिकाएं आके क्या करती है, उस वायु में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको रुधिर में मौजूद जो आपको रुधिर लाल रक्त कोश का कणिकाएं होती है आरबीसी, वो क्या करता है, रेड ब्लड कार्पोसिल्स, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया और उसको फिर हृदय को दे देता है, फिर हृदय पंप करके पूरे शरीर में फैला देता है। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। चित्र में क्या है, पहले नासाद्वार देखिए, नाक हो गया, उसके बाद देखिए ग्रसनी। ग्रसनी देखिए, ग्रसनी कहाँ है, मुख गुहा के नीचे देखिए ग्रसनी, मुख गुहा के नीचे देखिए ग्रसनी है। ग्रसनी के बाद देखिए फिर कहाँ जा रहा है, कंठ में जा रहा है। कंठ में बाद फिर देखिए ये जो मुड़ा हुआ जो है हमको श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली के बाद देखिए कहाँ गया, श्वास नली के बाद देखिए श्वसन, श्वसन श्वसन श्वसनिकाएं देखिए, यहाँ देखिए श्वसन श्वसनिकाएं। उसके बाद फिर श्वसनी में आया, श्वसनी के बाद फिर श्वसनसिका में आया, उसके बाद कुपिका कोष, कुपिका कोष, ये इस तरह से। फिर देखिए उसके अंदर ये जो आपको क्या कहते हैं, उसको छाती के पास जो एक हड्डी जैसा होता है, इसको हम लोग चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में जो ये बोन हुआ वो हमारे फेफड़े की रक्षा करता है। फुफ्फुस जो है वो हमारे फेफड़ा को का एक अंग होता है, जहां पर ये ऑक्सीजन और वायु से ऑक्सीजन लेकर रेड ब्लड कार्पोसिल्स पहुंचा देता है। और ये हड्डी जो है हमारे हृदय की सुरक्षा करता है और फेफड़े की सुरक्षा करता है, इसको पसली कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम यानी कि हो गया ये जो हमारे उसके नीचे पेट शुरू हो जाता है, यानी अमाशय और चेस्ट को बीच में जो ये गैप होता है उसको बीच में बॉर्डर का काम करता है डायफ्राम। इस तरह से हम लोग देखे श्वसन जो प्रक्रम हमारे शरीर में चलता है। अब आते हैं हम लोग मानव श्वसन क्रिया। मानव श्वसन क्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक अंतःश्वसन, एक उच्छ्वासन, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इनहेलेशन को अंतःश्वसन कहते हैं, इसमें इन मतलब वो अंदर और एक्सहेलेशन मतलब एक्स मतलब वो बाहर की तरफ जाना, उच्छ्वासन कहते हैं इसको हिंदी में। अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है, वृक्षीय गुहा फैलती है। वृक्षीय गुहा मतलब होता है कि हमारे चेस्ट कैविटी में जो वृक्षीय गुहा होगा वो फैल जाएगा, अर्थात कि हवा अंदर आएगा। फिर पसलियां जो संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, पसलियां हमारा छाती जो होता है वो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। उसके बाद फिर वक्ष ऊपर ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, मतलब ऊपर की ओर वो हमारा छाती ऊपर आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा सांस जब ले रहे हैं तो वो फूल जाता है हमारा फेफड़ा, उसमें वायु भर जाता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है, भर जाता है। फिर उच्छ्वासन में देखते हैं क्या होता है, वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, मतलब जब वो हवा आया तो उसका आकार बदला और जब वो हवा बाहर निकला तो वो पहले जैसा रूप में हो जाता है। पसली जो है वो शिथिल हो जाती है, जैसे वहां पे फूल गया था वहां पे अब वो शिथिल हो गया। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, वक्ष मतलब छाती जो हमारा जो ऊपर उठा था वो नीचे आ गया। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मानव श्वसन क्रिया 2 प्रकार की होती है, अंतःश्वसन यानी इनहेलेशन, उच्छ्वासन यानी कि एक्सहेलेशन। अंतःश्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैस को अंदर ले जाते हैं
उच्छ्वासन हुआ, फेफड़े से वायु या गैसों को बाहर निकालते हैं, उसी को उच्छ्वासन कहते हैं। स्थलीय जीव, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक स्थलीय जीव होता है जो स्थल पे रहता है, जमीन पे रहता है, वो श्वसन वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करता है, उसमें फेफड़ा होता है। जो जीव जल में होते हैं वो जल में घुले हुए जो ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग करता है वो। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कुपिका, रक्त व उत्तक के बीच में गैसों कैसे आदान प्रदान होता है। मतलब कि वायु जो हम लोग ले लिए फेफड़ा में, और फेफड़ा में जो फुफ्फुस है वहां पर जो आपको आरबीसी आएगा, आरबीसी में जो मौजूद हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन जो उसको लाल रक्त कणिकाएं होती है वो हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है तो ऑक्सीजन के साथ कैसे मिलता है वो देखिए। तो वायु जैसे आया, ऑक्सीजन वाला वायु वो कुपिका में गया, रक्त वाहिका वहां पहुंचा और वो ऑक्सीजन को क्या किया, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन मौजूद है वो मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया, उसका सूत्र हो गया HbO2 बनाती है। और वो HbO2 कहाँ चला जाता है, वो धमनी द्वारा O2 उत्तकों में पहुंचती है। उत्तक फिर क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देता है और ग्लूकोज का ऑक्सीजन करके CO2 उत्पादन करता है। इस प्रकार से CO2 फिर वापस फेफड़े में जाता है और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। अब ये CO2 उत्तकों के द्वारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिका में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त में विसरण हो जाता है, फिर रक्त वाहिका द्वारा कुपिका में पहुंचता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कोष में विसरण होता है, फिर वो नास द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है, रक्त वाहिका में जाता है, फिर O2 आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 बनाता है, फिर वो धमनी में O2 उत्तक द्वारा पहुंचता है, फिर वो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देता है, ऊर्जा का उत्पादन जो बताए थे हम लोग एटीपी बनाता है एनर्जी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तक में, फिर वो रक्त वाहिका में जाता है, रक्त वाहिका से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरण हो जाता है, फिर रक्त वाहिका द्वारा कुपिका होते हुए कुपिका कोष में जाता है, कुपिका कोष होने के बाद नाक से बाहर मोशन हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गैसों का हमारे शरीर के अंदर आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं ये जो अब अगली प्रक्रिया है कि संवहन। मनुष्य में जो भोजन जो हम लोग किए, ऑक्सीजन जो हम लोग लिए, ये दोनों चीज मिल गया, ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। तो ये रक्त को जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को ले जाने वाला कोशिका तक, और हमारे शरीर में फेफड़े से जो खून ऑक्सीजन को ले जाने वाला जो होता है वो रक्त होता है। तो रक्त ये क्या करता है, तो संवहन का काम करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करता है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो प्रक्रिया होता है इसको संवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वो तीन तरह से होता है, एक होता है हृदय, दूसरा होता है रक्त नलिकाएं जिसको धमनी और शिरा कहते हैं, जिसको आर्टरी और वेन कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद फिर वहन माध्यम, रक्त का व लसिका, ये सब मिलके क्या करता है, तो मानव संवहन तंत्र यानी कि ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है शरीर के अंदर का, वो सब करवाता है। ये तीन क्या हुआ, हृदय हुआ, रक्त नलिका हुआ, धमनी व शिरा जिसको अंतर आता है, और वहन माध्यम जिसको रक्त व लसिका कहते हैं। तो अब रक्त क्या है, तो रक्त जो होता है, रक्त में दो प्रकार के पार्ट होते हैं। एक होता है ठोस अवयव, ठोस अवयव मतलब हुआ कि जिसको ठोस रूप में जो होता है वो ठोस अवयव रुधिर कनिकाएं कहते हैं, ब्लड कार्पोसिल्स कहते हैं। इसमें तीन भाग होता है, एक होता है लाल रक्त कनिकाएं इसको आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कनिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स, लाल रक्त कनिकाओं को रेड ब्लड कार्पोसिल्स कहते हैं। फिर तीसरा होता है रक्त प्लेटलेट्स। ये तीनों जो है वो ठोस भाग हुआ और द्रव्य के रूप में होता है द्रव्य अवयव जिसको कहते हैं प्लाज्मा। तो अब आते हैं लाल रक्त कनिकाएं, जानते हैं ये O2 CO2 का वहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से करता है, लाल रंग का होता है, ये ऑक्सीजन को भी लेकर कोशिका के तक जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस ये फेफड़ा तक पहुंचा के नाक के द्वार से बाहर कर देता है। फिर श्वेत रक्त कनिकाएं हैं जो हमारे शरीर को रोग से मुक्त करने में सहायक होता है। रोग किसी भी प्रकार का आता है तो वो डब्ल्यूबीसी उससे लड़के उससे हमारे शरीर को स्वस्थ बना के रखता है और ये डब्ल्यूबीसी बढ़ता है ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से। रक्त प्लेटलेट्स यानी कि खून कहीं भी हम लोग को किसी भी वजह से कोई कोशिका टूट जाता है तो खून बाहर आने लगता है, उसको थक्का बना के खून को बाहर निकलने से रोकता है। अब आते हैं द्रव्य रूप प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ है, इसमें 90% जल होता है और ये शेष अवयव इसके क्या क्या होते हैं, प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब होते हैं। यानी कि जब हम ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं तो हमारे ये सब सबकी एक आइडियल जो कंडीशंस होते हैं वो मतलब उनका कितना होना चाहिए हमारे शरीर में जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वो रिपोर्ट ब्लड रिपोर्ट में आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि रक्त के दो भाग हो गए, एक ठोस अवयव, एक हो गया द्रव्य अवयव। ठोस अवयव में हो गए लाल रक्त कनिकाएं, श्वेत रक्त कनिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स, और द्रव्य रूप में हो गए प्लाज्मा जिसमें 90% जल होता है और बाकी के उसमें अवयव होते हैं जैसे प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब अजैविक में हो गए खनिज तत्व। अब आते हैं नेक्स्ट रक्त वाहिकाएं, यानी कि रक्त को जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है उसमें हो गया धमनी
आर्टरी और सिरा हो गया वेन। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने वाला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग धमनी। आर्टरी कहते हैं प्योर ब्लड में बहता है, प्योर ब्लड का मतलब हुआ ऑक्सीजन वाला खून जो हृदय से कोशिकाओं को तक जाता है ताकि वो पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी ऊर्जा का उत्पादन कर पाए। फिर धमनी की भित्ति मोटी वो अधिक, यानी कि ये जो धमनी होता है यानी कि आर्टरीज होता है उसका जो दीवार होता है, वो जो पाइप होता है वो क्या होता है, तो मोटा होता है और अधिक लचीला होता है ताकि उस हृदय से जो ब्लड अचानक से निकलता है पूरे शरीर में जाने के लिए उसके दबाव को वो सह पाए। उसके बाद वाल्व नहीं होते हैं इसमें, ये सतही नहीं होते हैं, उत्तकों के नीचे पाए जाते हैं, यानी डीप सीटेड होता है ये। उसके बाद सिरा यानी कि वेन में, इसके क्या है, इस शरीर के विभिन्न अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको लेकर एकत्र करके हृदय में लाती है। और इसका अपवाद हो गया फुफ्फुस सिरा यानी प्रिलिमिनरी वेन, उधर हो गया फुफ्फुस धमनी यानी प्रिलिमिनरी आर्टरी। ये अपवाद होता है। अपवाद मतलब हुआ कि फुफ्फुस धमनी जो होता है वो ऑक्सीकृत रुधिर को लेकर नहीं जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं ले जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेके जाता है फुफ्फुस धमनी, जबकि बाकी सब जो धमनी है वो ऑक्सीजन वाला लेके जाता है। ये फुफ्फुस अब सिरा जो अपवाद यहाँ है ये आपको क्या लेके जाता है, प्योर ब्लड लेके जाता है, जबकि सिरा क्या करता है, सिरा यानी कि वेन वो इम्प्योर ब्लड को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेकर जाता है हार्ट तक, हृदय तक। सिरा की भित्ति कम मोटी होती है, वहां पर जब ज्यादा मोटी थी यहाँ पर कम मोटी थी, क्योंकि शरीर के अंगों से जो ब्लड जाता है उसको उतना ज्यादा दबाव नहीं झेलना पड़ता है, जबकि इससे जो होकर जाता है हृदय से जो पंप होके जाता है वो धमनी थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है और अधिक लचीला होता है ताकि वो ब्लड के जो अचानक से प्रेशर को वो बर्दाश्त कर पाए। लेकिन शरीर के अंगों से जो वो कलेक्ट करता है वो सिरा वो उतना लचीला और कम मोटा होता है। बल्ब होते हैं इसमें, फिर ये सतही होते हैं यानी कि सुपरफिशियल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, और ये टॉपिक और थोड़ा सा लंबा है, अगले दिन फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ जानेंगे।